हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉन एकेडमी। दिस इज शाहुल जॉन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है प्लेटो पर, जो कि थिंकर्स हैं। आपको पता ही होगा कि यूजीसी नेट में थिंकर्स के बारे में आपको पढ़ना पड़ता है, वेस्टर्न थिंकर्स और इंडियन थिंकर्स। ये है हमारे वेस्टर्न थिंकर्स जो है प्लेटो। फर्स्ट पार्ट में हम कन्फ्यूशियस के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे प्लेटो के बारे में। प्लेटो, अफलातून या प्लेटो जी को अफलातून के नाम से भी जाना जाता था। प्लेटो का जन्म 428 ईसा पूर्व एथेंस के कुलीन परिवार में हुआ था। तो 428 ईसा पूर्व में, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से 428 साल पहले कहाँ हुआ था उनका जन्म? एथेंस में हुआ था, कुलीन परिवार में। कुलीन परिवार का मतलब एक शाही परिवार। प्लेटो का असली नाम क्या था? अरिस्टोक्लिस। ठीक है, तो प्लेटो का असली नाम था अरिस्टोक्लिस और उसके कंधे चौड़े होने के कारण उसका नाम प्लेटो पड़ा। उनके कंधे कैसे थे? चौड़े थे, इसलिए उनका नाम क्या रख दिया गया? प्लेटो। सुकरात प्लेटो के गुरु थे और अरस्तु प्लेटो का शिष्य है। तो प्लेटो जी के गुरु कौन थे? सुकरात। पर प्लेटो के चेले कौन थे? शिष्य कौन थे? अरस्तु। 388 ईसा पूर्व में प्लेटो ने अकादमी नाम से एक शिक्षण संस्था खोली। फिर 388 ईसा पूर्व जब आया, तब अकादमी नाम से उन्होंने एक शिक्षण संस्था खोली, यानी कि एक स्कूल टाइप खोला पढ़ाने के लिए प्लेटो ने, जिसका नाम था अकादमी। और इसे बाद में यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय होने का गौरव प्राप्त हुआ। तो जो प्लेटो जी ने अकादमी नाम का शिक्षण संस्था खोली थी, वो ही यूरोप का सबसे पहली यूनिवर्सिटी मानी जाती है। कौन सी? अकादमी। यह है प्लेटो, जिसको आप पिक्चर में देख सकते हैं। यह है प्लेटो। प्लेटो को दार्शनिकों का राजा और राजाओं का दार्शनिक बनाने वाला कहा जाता था। यानी कि प्लेटो कौन थे? जो दार्शनिकों को तो राजा बना दे और राजाओं को दार्शनिक बना दे, इनके बारे में कहा जाता है ऐसा। प्लेटो द्वारा की गई रचनाएं कौन से? रिपब्लिक, स्टेट्समैन और लॉज। तो तीन रचनाएं इनकी, रिपब्लिक, स्टेट्समैन और लॉज। प्लेटो ने स्वदेशात्मक पद्धति का भी प्रयोग किया। स्वदेशात्मक पद्धति का मतलब क्या होता है? कि प्रत्येक वस्तु का कुछ उद्देश्य होता है, वह अपने उद्देश्य के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहती है। उन्होंने क्या बोला? जो भी वस्तु हो उसका अपना एक उद्देश्य जरूर होता है और वो हमेशा प्रयत्नशील रहती है। तो स्वदेशात्मक पद्धति का मतलब आपने पढ़ लिया है कि जिसका उनका मानना है कि हर एक वस्तु का कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होता है। तो ये है स्वदेशात्मक पद्धति। रिपब्लिक प्लेटो की सर्वश्रेष्ठ कीर्ति है, जो हमने यहाँ पढ़ा है। रिपब्लिक प्लेटो की सर्वश्रेष्ठ कीर्ति यानी कि सबसे अच्छी मानी जाती है, जिसमें उसने दार्शनिक शासन व न्यायुक्त आदर्श राज्य की कल्पना की है। तो रिपब्लिक में, अपनी बुक रिपब्लिक में उन्होंने किसकी रचना की है? किसके बारे में लिखा है? दार्शनिक शासन के बारे में और न्यायुक्त आदर्श राज्य के बारे में। तो जो इन्होंने न्यायुक्त आदर्श राज्य, दार्शनिक शासन के बारे में बोला है, यहां पढ़ते हैं हम प्लेटो के न्याय संबंधी विचार कैसे थे। ठीक है, प्लेटो का अपनी पुस्तक रिपब्लिक में मुख्य उद्देश्य न्यायुक्त आदर्श राज्य की स्थापना करना था। रिपब्लिक में उन्होंने क्या लिखा? न्याय संबंधी विचार लिखे। प्लेटो का अपनी पुस्तक रिपब्लिक में मुख्य उद्देश्य न्यायुक्त आदर्श राज्य की स्थापना करना था। प्लेटो ने सबसे पहले प्रचलित न्याय की 3 सिद्धांतों का खंडन किया है। वो कौन कौन से है? परंपरावादी सिद्धांत, उग्रवादी सिद्धांत, व्यवहारवादी सिद्धांत। परंपरावादी सिद्धांत को सेफेल्स का सिद्धांत कहा जाता है। उग्रवादी सिद्धांत को थ्रेसिमैक्स का सिद्धांत कहा जाता है। व्यवहारवादी सिद्धांत को ग्लार्को का सिद्धांत कहा जाता है। प्लेटो ने सेफेल्स के परंपरावादी सिद्धांत को अस्वीकार किया है। जैसे कि हमने यहाँ पढ़ा कि सेफेल्स का सिद्धांत है परंपरावादी सिद्धांत, तो प्लेटो ने सेफेल्स के परंपरावादी सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि प्लेटो का मानना है कि न्याय की स्थापना परंपराओं के आधार पर नहीं की जा सकती। उनका मानना है कि परंपराओं के आधार पर नहीं होती न्याय की स्थापना,
इसलिए उन्होंने सेफेल्स के परंपरावादी सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया। साथ ही प्लेटो के अनुसार न्याय का स्वरूप उग्र नहीं हो सकता, जैसे कि यहाँ पर थ्रेसिमैक्स ने उग्रवादी सिद्धांत बोला है, तो प्लेटो ने उनके इस बात को भी नकारा है कि न्याय का स्वरूप उग्र नहीं हो सकता, क्योंकि प्लेटो के अनुसार न्याय की अवधारणा नैतिकता से संबंधित है। प्लेटो ने क्या बताया, न्याय की अवधारणा किससे संबंधित है? नैतिकता से, यानी कि मोरालिटी से। और नैतिकता में उग्र विचारों को कोई स्थान है ही नहीं, यानी उग्र जहां नैतिकता होगी वहां उग्र विचार तो होंगे ही नहीं। प्लेटो ने ग्लार्को के व्यवहारवादी सिद्धांत के स्थान पर आदर्शात्मक सिद्धांत को स्वीकार किया है। यहां पर व्यवहारवादी सिद्धांत था ग्लार्को का, तो यहां पर उन्होंने अस्वीकार कर दिया। व्यवहारवादी सिद्धांत के स्थान पर कौन से सिद्धांत को माना? उन्होंने आदर्शात्मक सिद्धांत को स्वीकार करा। तो यहाँ पर एक थॉट है प्लेटो जी के, जो है न्याय मानव आत्मा से संबंधित है। प्लेटो ने क्या बोला? न्याय मानव आत्मा से संबंधित है। ये जो कॉर्ड्स है वो भी आपके एग्जाम के में काम आते हैं कई बार। प्लेटो दो प्रकार के न्याय की चर्चा करता है। कौन कौन से न्याय? व्यक्ति से संबंधित न्याय और सेकंड राज्य से संबंधित न्याय। प्लेटो व्यक्ति से संबंधित न्याय कौन सा है? प्लेटो न्याय सिद्धांत को नैतिकता से संबंधित मानता है, ना कि कानूनी अवधारणा के रूप में। जैसा कि आप पढ़ चुके हो कि वो नैतिकता पर ज्यादा ध्यान देता है न्याय के लिए, इसलिए उसने न्याय का आधार कर्तव्य पालन बताया। प्लेटो को कहता है कि प्रत्येक वर्ग को अपना कार्य करना चाहिए तथा दूसरे वर्ग के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। प्लेटो जी क्या कहते हैं कि हर एक कैटेगरी को, हर एक वर्ग को अपना अपना कार्य करना चाहिए, दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप यानी कि टांग नहीं अड़ानी चाहिए। फिर राज्य से संबंधित न्याय। प्लेटो का न्याय सिद्धांत व्यक्ति की तुलना में राज्यों को अधिक महत्व देता है। तो प्लेटो का न्याय सिद्धांत व्यक्ति की तुलना में किसको महत्व दे रहा है? ज्यादा राज्य को। प्लेटो आदर्श राज्य में न्याय की स्थापना के लिए दो आधार तत्व पर बल देता है, शिक्षा और साम्यवाद। आपके ध्यान रखना है, आदर्श राज्य में न्याय की स्थापना के लिए कौन से दो आधार तत्व को वो ज्यादा ध्यान देता है? शिक्षा और साम्यवाद को। राज्य का निर्माण, प्लेटो जी के कौन से विचार है प्लेटो के? राज्य का निर्माण बालू एवं चट्टानों से नहीं होता, वरन उसमें निवास करने वाले व्यक्तियों से होता है। यह है प्लेटो के विचार कि बालू और चट्टानों से निर्माण नहीं होता राज्य का, बल्कि व्यक्ति के रहने से होता है। और उन्होंने क्या बोला? शिक्षा द्वारा उत्पन्न सद्गुण विपरीत वातावरण में नष्ट हो सकते हैं। क्या बोला उन्होंने? कि शिक्षा से जो तुम प्राप्त करते हो सद्गुण, अच्छी बात है, वो कहाँ नष्ट हो जाएंगे? खराब वातावरण में, यानी कि विपरीत वातावरण मतलब खराब वातावरण में नष्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने प्लेटो के दो न्याय की चर्चा करी है, व्यक्ति से संबंधित और न्याय राज्य से संबंधित। प्लेटो के न्याय सिद्धांत की आलोचना आप कैसे कर सकते हैं? ठीक है, किन आधार पर न्याय सिद्धांत की आलोचना करी गई? उनका सिद्धांत व्यवहारिक नहीं है। प्लेटो का सिद्धांत व्यक्ति के कर्तव्य को बल देता है, परंतु अधिकारों की पूर्ण उपेक्षा करता है। तो व्यक्ति के कर्तव्य पे तो बल देता है वो, पर अधिकारों की उपेक्षा कर देता है, यानी कि नजरअंदाज कर देता है अधिकारों को, व्यक्तियों के अधिकारों को नजरअंदाज कर देता है। प्लेटो का विशिष्टीकरण सिद्धांत व्यक्ति की स्वतंत्रता के विरुद्ध है। प्लेटो का जो विशिष्टीकरण का कोई सिद्धांत है वो व्यक्ति की स्वतंत्रता के विरुद्ध है। प्लेटो का न्याय सिद्धांत प्रजातंत्र विरोधी एवं अभिजात तंत्र का समर्थक है। प्लेटो क्या मानता है कि न्याय सिद्धांत में क्या है? प्रजातंत्र विरोधी, यानी कि लोकतंत्र के विरोध में है वो। यहाँ पर कौन? प्लेटो लोकतंत्र का विरोधी था, बल्कि अभिजात तंत्र का समर्थक था। और अभिजात तंत्र किसे कहते हैं? यहाँ देख सकते हैं आप। अभिजात तंत्र वह राज्य व्यवस्था है जिसमें शासन की बागडोर समाज के श्रेष्ठ समझे जाने वाले व्यक्तियों के हाथों में होती है, यानी कि जिनको ज्यादा उच्च कैटेगरी का मानते हैं तो अभिजात तंत्र उसे कहते हैं। यानी कि जैसे कि हमारे भारत के अंदर क्या होता था, ब्राह्मण को श्रेष्ठ माना जाता था, तो अभिजात तंत्रवाद टाइप ऐसा हो जाता है, यानी कि किसी कुछ श्रेष्ठ लोगों को हुकूमत करने देना, तो श्रेष्ठता का आधार उनकी सामाजिक श्रेणी में आ जाता है। प्लेटो न्याय की स्थापना के लिए दार्शनिक वर्ग को असीमित शक्तियां सौंपता है। किसको सौंपता है? असीमित शक्ति, यानी कि अनलिमिटेड
दार्शनिक वर्ग को। इस प्रकार निरंकुशता का मार्ग प्रशस्त करता है। अत्याचारी शासन हो जाता है जिससे जो प्रशस्त मतलब जो प्रशंसा के योग्य हो, यानी कि निरंकुशता को वो जाता अच्छा मानता है, यानी कि वो किसको अच्छा मान रहा है? अभिजात तंत्र को। लोकतंत्र का प्लेटो विरोधी है। प्लेटो के न्याय सिद्धांत के प्रमुख तत्व क्या है? न्याय का आंतरिक तत्व है, मानवात्मा से संबंधित है, कर्तव्य पालन हस्तक्षेप के सिद्धांत पर आधारित है, दार्शनिक शासन का विशेष स्थान, शिक्षा व साम्यवाद पर विशेष बल। तो जो आपने यहाँ पढ़ा वो यहीं पे है कि उसके प्रमुख तत्व कौन से हैं। प्लेटो के शिक्षा संबंधी विचार कौन से हैं? प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में न्याय की स्थापना के लिए दो आधार स्तंभों की स्थापना की है। शिक्षा से संबंधित में अगर सामने आए तो तुम्हें ध्यान रखना है, पहला तो शिक्षा सिद्धांत, दूसरा द्वितीय साम्यवाद। न्याय की स्थापना के लिए दो मेन माने हैं, कौन सा? शिक्षा सिद्धांत और द्वितीय साम्यवाद। आपको याद रखना है न्याय के लिए क्या जरूरी है? शिक्षा और साम्यवाद, ये माना है प्लेटो ने। प्लेटो के एक और से शिक्षा मानसिक रोग का मानसिक उपचार है। प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत कैसा है? प्लेटो अभिभावक वर्ग के लिए राज्य नियंत्रण अनिवार्य शिक्षा पर बल देता है। प्लेटो क्या कहता है? राज्य नियंत्रण अनिवार्य शिक्षा पर बल देता है कि शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए। प्लेटो एथेंस और स्पार्टा की शिक्षा पद्धति का समन्वय कर शारीरिक और मानसिक दोनों की शिक्षा की व्यवस्था करता है। वो कहता है व्यक्तियों की शारीरिक शिक्षा भी होनी चाहिए और मानसिक भी, क्योंकि एथेंस में भौतिक शिक्षा पर बल दिया जाता था और स्पार्टा में सैनिक शिक्षा पर। प्लेटो स्त्री पुरुष दोनों के लिए शिक्षा पर बल देता है, दोनों की शिक्षा चाहता है प्लेटो यहाँ पर। प्लेटो लंबी शिक्षा पद्धति, सैद्धांतिक व व्यवहारिक दोनों प्रकार की शिक्षा पर बल देता है कि शिक्षा कैसी होती है? लंबी शिक्षा पद्धति होनी चाहिए, सैद्धांतिक तौर पर होनी चाहिए, पाठ्यक्रम में नैतिक मानदंडों का उचित स्थान रखता है। वो शिक्षा का दीर्घकालीन प्रक्रिया पर ध्यान रखता है कि लंबी होनी चाहिए शिक्षा। व्यवहारिक शिक्षा को प्लेटो शिक्षा नहीं मंटा और कुशल विशेषज्ञों मानता, व्यवहारिक शिक्षा को प्लेटो शिक्षा नहीं मानता और कुशल विशेषज्ञ उत्पादक को वह शासक बनने का अधिकार नहीं देता। ये जो मंटा लिखा हुआ है ये है मानता है ये। तो ये थे प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत। प्लेटो अपनी शिक्षा के कार्यक्रम में दो भागों में बांटता है अपने शिक्षा कार्यक्रम को, एक तो प्रारंभिक में और एक उच्च शिक्षा में। प्रारंभिक में क्या माना उसने? प्रारंभिक शिक्षा को प्लेटो तीन भागों में विभाजित करता है। प्रारंभिक 6 वर्ष तक की शिक्षा, 6 से 18 वर्ष तक की शिक्षा सेकंड, थर्ड 18 से 30 वर्ष तक की शिक्षा। प्लेटो की प्रारंभिक शिक्षा योजना 6 वर्ष तक के बालक को नैतिक शिक्षा देता है के लिए है, धार्मिक शिक्षा दी जाती है। 9 से 18 6 से 18 ये 6 से 18 वर्ष तक बौद्धिक तथा शारीरिक शिक्षा देने के लिए बताता है प्लेटो। साथ ही संगीत तथा व्यायाम पर बल दिया जाता है। 18 से 30 वर्ष तक कठोर सैनिक शिक्षा की व्यवस्था की जाती थी। ठीक है, तो 18 से 30 में कठोर सैनिक शिक्षा दी जाती थी। उच्च शिक्षा में क्या है? रिपब्लिक का सबसे मौलिक और महत्वपूर्ण सुझाव उच्चतम शिक्षा की व्यवस्था है। प्लेटो इस शिक्षा द्वारा चुने हुए विद्यार्थियों को 20 से 35 वर्ष की अवस्था के बीच संरक्षण वर्ग के उच्चतम वर्गों के लिए तैयार करना चाहता है। प्लेटो ने उच्च शिक्षा को दो स्तर पर काम किया, 20 से 30 वर्ष तक शिक्षण और 30 वर्ष से 35 वर्ष तक का शिक्षण। प्लेटो ने उच्च शिक्षा में केवल उन्हीं वैज्ञानिक विषयों को चुना जो मस्तिष्क को विकसित कर सकते हैं। कौन से सब्जेक्ट मस्तिष्क को तेज करते हैं? गणित, ज्योतिष और तर्कशास्त्र। प्लेटो की धारणा की शासन करने के लिए के अधिकार केवल ज्ञानी लोगों को ही है। प्लेटो के अनुसार 50 वर्ष के आयु तक सांसारिक जीवन की कठोर परीक्षाओं में खरे उतरने वाले लोग, व्यवहार और शास्त्रों गंभीर ज्ञान रखने वाले व्यक्ति ही शासक वर्ग बनने के अधिकारी हैं। तो ये है उच्च शिक्षा के बारे में प्लेटो के विचार।
आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के फुल कोर्स के फुल नोट्स के वीडियो प्लस में पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से आप जॉन एकेडमी की ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। वहां पर आपको सभी प्रकार के नोट्स मिल जाते हैं और आपको परचेज अगर करना है यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस तो जॉन एकेडमी की ऐप में आपको वो नोट्स मिल जाएंगे। वहां से भी आप मुझे कांटेक्ट करके पता कर सकते हैं कि आपका कोर्स कहाँ पर है अगर आपको ना मिले तो। ये तो हमने पढ़ लिया उच्च शिक्षा। नेक्स्ट है प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत की आलोचना क्यों की जाती है। प्लेटो की शिक्षा योजना में सभी वर्गों की शिक्षा के लिए व्यवस्था नहीं है, साहित्य का कम महत्व है, प्लेटो की शिक्षा सैद्धांतिक अधिक और व्यवहारिक कम है, प्लेटो की शिक्षा योजना लंबी उबाऊ और खर्चीली है। तो हमारा ये टॉपिक यहीं खत्म होता है। अगर आप नेक्स्ट पार्ट इसका देखना चाहते हैं तो वो आपको मिलेगा जॉन एकेडमी की ऐप में, जो कि आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी है। साथ ही आपको ये सारे जितने भी नोट्स बने हुए हैं आपको वहां पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे।